नमस्कार, मैं हूं नीलू और सबसे पहले बात वाराणसी की करते हैं, जहां पर ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे पर सुनवाई आज होनी है। कमिश्नर कोर्ट में सर्वे को लेकर फिर सुनवाई होगी। सर्वे की तारीख पर फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट की तरफ से कमिश्नर को बदलने की मांग पर भी आज ही सुनवाई होनी है। पिछली बार हंगामे की वजह से सर्वे नहीं हो पाया था। 2 दिनों का यह सर्वे रखा गया था, लेकिन दोनों दिन टीम को सर्वे नहीं करने दिया गया। आज ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे पर एक बार फिर से आज सुनवाई होनी है। कमिश्नर कोर्ट में सर्वे को लेकर फिर सुनवाई होगी। सर्वे की तारीख पर फैसला आज कोर्ट सुना सकता है। कमिश्नर को बदलने की मांग पर भी आज ही सुनवाई होनी है। पिछली बार हंगामे की वजह से सर्वे नहीं हो पाया था, काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला था। 2 दिन बैरंग लौटनी पड़ी थी टीम को। वहां पर ना वीडियोग्राफी हो पाई थी और ना ही फोटोग्राफी हुई थी। इसलिए आज फिर एक बार ज्ञान वापी मस्जिद में सर्वे पर सुनवाई होनी है। ज्ञानवापी विवाद का समाधान निकालने के लिए अदालती लड़ाई जारी है। कोर्ट के आदेश पर 6 मई को सर्वे शुरू हुआ था, मगर 7 मई को सर्वे का काम पूरा नहीं होने दिया गया। मुस्लिम पक्ष पर आरोप है कि सर्वे टीम को मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया गया, जिसकी शिकायत भी कोर्ट में वकील कमिश्नर की ओर से की गई। शिकायत की कि आप लोगों को अंदर नहीं घुसने दिया गया। बिल्कुल वो बिल्कुल भाई, शिकायत क्या जो है, जो सही चीज कमिश्नर साहब ने किया है कि भाई हम लोग को प्रवेश नहीं होने दिया गया। कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट अब अपना आदेश करेगा, निर्णय लेगा। कोर्ट अपना सारे पक्षों को सुन चुका है। उसके बाद अपना निर्णय कोर्ट लेगा। कल क्या तारीख पड़ी है? कल तारीख पड़ी है। वकील कमिश्नर ने भले ही अपना पक्ष रखा हो, लेकिन मस्जिद पक्ष की ओर से वकील कमिश्नर को बदलने की अर्जी लगाई गई। अब वो जैसे कि ताला तोड़ के अंदर जाने का, बैरिकेटिंग के अंदर जाने का कोई ऑर्डर नहीं। वो अंदर जाने के लिए बजीत थे। पत्थर वगैरह जो था उसको पलट के उसको साफ करके, और जिस चीज़ को हम लोग कह रहे हैं कि साहब ये देखिए उस पर कोई ध्यान नहीं, वादी पर जो कह रहा है उस पर आप ध्यान दे रहे हैं, तो इन सब वजहों से कोर्ट में भी एप्लीकेशन दिया कि साहब ये मनमाना कार्य कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच इनसे नहीं हो पाएगी और इनसे निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं है। इनको बदल के कोई दूसरा वकील कमिश्नर निर्धारित किया जाए, कोई किसी सीनियर को। मुस्लिम पक्ष का अपना तर्क है और अपनी शिकायत भी है, लेकिन हिंदू पक्ष ने वकील कमिश्नर का पूरा समर्थन किया। इसी मसले पर 10 मई को अब सुनवाई होनी है। कमिश्नर साहब ने कहा कि सारे कार्रवाई, सर्वे, वीडियोग्राफी निष्पक्षता से हो रहा है, ईमानदारी से हो रहा है। न हम पक्ष की बात कर रहे हैं न विपक्ष की बात। जो मौके पर स्थित है, जो वर्तमान स्थिति है, हम केवल उसका जायजा ले रहे हैं और सर्वे कर रहे हैं। तो अब इस मामले में क्या कोर्ट ने 10 तारीख की तारीख लगाई है? कल 10 तारीख की तिथि मुकर्रर कर दी है, निश्चित कर दी है माननीय न्यायालय ने। 10 तारीख को अब कल क्या होगा? कल फिर इसी पे बहस होगी और कल ऑर्डर कर देंगे कि कमिश्नर बदला जाए कि न बदला जाए। ज्ञानवापी विवाद में वकील कमिश्नर बदला जाएगा या नहीं, इसकी सुनवाई मंगलवार को होगी। इसी बीच एक वादी की तरफ से केस वापस लिए जाने को लेकर चर्चा भी हुई, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। वाद पत्र जो दाखिल है यह बाबा विश्वनाथ श्रृंगार गौरी और मां नंदी के पूजा के लिए है, जिसमें पूरे विश्व के हिंदुओं के जनमानस के धार्मिक आस्था का सवाल है। और 5 लोगों ने अगर मुकदमा दाखिल किया है तो वह केवल उनका व्यक्तिगत मुकदमा नहीं है, यह व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, इसमें पूरे जनहित का सवाल है। तो यह ऑर्डर 1 रूल 10 में हमको सुन के किया जाए, ताकि हम भी इसमें साक्ष्य दें और इसमें कोई भी चाहे तो ये मुकदमा वापस लेके हट न पावे और इस मुकदमे का गुण दोष के आधार पर सम्यक निर्णय हो और वास्तविक निर्णय हो। काशी विश्वनाथ और ज्ञानवापी विवाद का समाधान तलाशने की कवायद लंबे अरसे से चल रही है। दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। फिलहाल सर्वे भी पूरा नहीं हो पाया, मगर नई लड़ाई वकील कमिश्नर को लेकर छिड़ गई है। अब इंतजार 10 मई का है, जब कोर्ट की ओर से वकील कमिश्नर को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। यानी सर्वे कब होगा और कैसे होगा, इसे लेकर भी सस्पेंस बना हुआ है और रास्ता कोर्ट से ही निकलेगा। वाराणसी से न्यूज़ 18 के लिए उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। और अब आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि काशी विश्वनाथ ज्ञान वापी विवाद को लेकर कोर्ट में कब से कानूनी लड़ाई चल रही है और अब तक क्या कुछ हुआ है। तो हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से लगातार इस मामले में क्या कुछ हुआ। तो कब क्या हुआ यह हम आपको बता रहे हैं। 1919 पहली बार वाराणसी कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी ज्ञान वापी विवाद को लेकर।
ज्ञानवापी परिसर में पूजा की इजाजत मांगी गई थी 1919 में। इसके बाद 1998 में मुस्लिम पक्ष भी हाईकोर्ट की तरफ गया, यानी उसने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट के आदेश पर 1998 में ही निचली अदालत की सुनवाई रुक गई। इसके बाद 2019 में मामला पहुंचा। हिंदू पक्ष ने सर्वे की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की। 2020 की बात करें तो मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की याचिका का विरोध किया। 2021 में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने की याचिका, जो 5 महिलाएं हैं उनकी तरफ से जो वादी हैं इस वक्त, मांगी गई, याचिका डाली गई। 2022 कोर्ट ने 8 अप्रैल को कोर्ट कमिश्नर इस पूरे मामले को लेकर नियुक्त किया। 2022 यानी कि कोर्ट ने 8 अप्रैल को ही सर्वे वीडियोग्राफी की इजाजत दी। इसके बाद 6 मई को कोर्ट के आदेश के बाद सर्वे शुरू हुआ। और इसी पर बातचीत करने के लिए उपेंद्र हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए हैं। उपेंद्र, ज्ञानवापी सर्वे को लेकर आज एक बार फिर से सुनवाई होगी और साथ ही साथ कमिश्नर बदलने को लेकर भी सुनवाई होगी। कितने बजे ये सुनवाई शुरू होने वाली है? देखिए, 2 बजे के बाद सुनवाई होगी। जो फैसला होगा वो करीब 3 3:30 के बीच में आएगा और ये तय होना है इस सुनवाई में, क्योंकि अब कल वकील कमिश्नर ने अपना पक्ष रख दिया था। उन्होंने कहा था कि मैंने पूरी निष्पक्षता के साथ इस सर्वे को शुरू किया और मैं निष्पक्षता के साथ इस पूरी कार्रवाई को कर रहा हूँ। अब इस पर कोर्ट को डिसीजन लेना, क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने आरोप लगाया था। उसकी ओर से जो वादी पक्ष यानी हिंदू पक्ष है उसने भी कल कोर्ट में अपनी बात रखते हुए ये संतुष्टि जताई कि जो कोर्ट कमिश्नर कर रहे हैं हम उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं। तो अब ऐसे में एक फाइनल जवाब मुस्लिम पक्ष से यानी कि इंतज़ामिया मसाजिद की तरफ से आज एक फाइनल कमेंट या फाइनल एक बात कोर्ट सुनेगा। उसके बाद कोर्ट अपना डिसीजन देगा कि क्या वकील कमिश्नर अजय मिश्रा ही इस पूरे सर्वे को अब अंजाम देंगे या सर्वे में वकील कमिश्नर बदला जाएगा। और सर्वे के लिए खास बात यह है कि पहले ये वकील कमिश्नर को लेकर बात होनी है, उसके बाद जो दूसरी बात है वो हिंदू पक्ष की ओर से यानी वादी पक्ष की ओर से कहा गया था कि सर्वे में जिस तरीके से सर्वे होने नहीं दिया गया, मुस्लिम पक्ष वहाँ पर अंदर कह रहा था कि ये अंदर कहीं नहीं लिखा है कि आपको सर्वे करने के लिए अंदर जाना है, बैरिकेटिंग के अंदर जाना है। तो ऐसे में कोर्ट ये अपने आदेश में साफ कर दे कि जिस 9130 ज़मीन का यानी ज्ञानवापी परिसर का सर्वे की बात कही है उसमें अंदर जाके भी सर्वे होगा, तहखानों का सर्वे होगा, ये भी साफ कर दे ताकि भविष्य में जब भी सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़े तो अब किसी तरीके की कोई भी बाधा ना हो, किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, किसी तरीके से कोई प्रतिवादी पक्ष इस बात को उलझा के समय को ख़राब ना करे। तो ये हिंदू पक्ष की ओर से। लेकिन अभी जो पहली सुनवाई में जो पहला चरण है वो यही कि वकील कमिश्नर को लेकर जो आरोप लगाए हैं, कल हमारी इंतज़ामिया मसाजिद की ओर से जो वकील है तौफीक खान, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि आप लोगों को क्या लग रहा है, क्यों लग रहा है कि कोर्ट कमिश्नर जो है वो निष्पक्ष नहीं। तो उन्होंने कहा कि कुछ पत्थर थे उनको कुरेद कर और कुछ पत्थर थे जिसमें से चूने को हटा कर देखा जा रहा था, तो कहीं हम कोई आपत्ति कर रहे थे तो हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी, वो एक पक्षी सुन रहे थे। तो तमाम सारे आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन अब सर्वे से पहले, सर्वे की तारीख से पहले कमिश्नर को लेकर सुनवाई होनी है। अगर हम ये माने कि कमिश्नर अगर वही रहते हैं तो फिर सुनवाई की तारीख जल्द ही निकल जाएगी, लेकिन अगर कमिश्नर को बदला जाता है तो मामला थोड़ा सा और डिले होगा और सुनवाई जो सर्वे की तारीख तय होनी है उसमें थोड़ा सा डिले देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए उससे विलंब होगा, क्योंकि अगर वकील कमिश्नर को बदलती है अदालत तो नया वकील कमिश्नर नियुक्त होगा, नया वकील कमिश्नर आदेश प्राप्त करेगा, फिर उसके लिए कोर्ट एक नई तारीख देगा सर्वे के लिए, दोनों पक्षों को सूचना देगा, वादी प्रतिवादी को कि कोर्ट कमिश्नर नए नियुक्त होंगे, दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे, तब फिर कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त करके सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर जो अदालती कार्रवाई है उसमें अगर कोर्ट कमिश्नर बदला जाता है तो ये निश्चित है कि समय थोड़ा और आगे खींचेगा। ठीक है उपेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो पहले मामले में कमिश्नर को लेकर सुनवाई होनी है, कमिश्नर बदले जाएंगे या फिर नहीं बदले जाएंगे। लेकिन दूसरे मामले की बात की जाए तो उसमें सर्वे की तारीख निश्चित की जाएगी, लेकिन ये सब कुछ कमिश्नर की सुनवाई मामले के बाद ही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, बात करते हैं मेरठ की। तो मेरठ में गैंगस्टर यशपाल तोमर पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। मेरठ पुलिस ने यशपाल तोमर की संपत्तियां चिन्हित कर ली है। गैंगस्टर की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी पुलिस की तरफ से, जिसको लेकर पुलिस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली है। किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर कौड़ियों के दाम जमीन खरीदने का इस पर आरोप है।
यशपाल तोमर के साथ मिलीभगत करने वाले पुलिसकर्मियों की भी जांच की जाएगी। तो बड़ी खबर, यशपाल तोमर की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा और इसके लिए पुलिस ने सारी तैयारी कर ली है। मेरठ पुलिस ने यशपाल तोमर की जो संपत्तियां हैं उसे चिन्हित किया है। गैंगस्टर की संपत्तियां कुर्क करने की तैयारी पुलिस ने अब इसको लेकर कागजी कार्रवाई भी जो होनी थी उसे पूरी कर ली है। बताया जा रहा है कि किसानों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर कौड़ियों के भाव यशपाल तोमर ने इनसे जमीन खरीदी और इनके साथ साथ यशपाल तोमर के साथ मिली भगत करने वाले पुलिसकर्मियों की भी संपत्ति की जांच की जाएगी। तो गैंगस्टर की संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा। मेरठ पुलिस ने अब इसकी तैयारी कर ली गई है। उन जमीनों को, उन संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जो कि मनमाने तरीके से किसानों से हासिल की थी यशपाल तोमर ने। बताया जा रहा है कि मेरठ पुलिस ने यशपाल तोमर की संपत्तियां चिन्हित की है। गैंगस्टर की संपत्तियां कुर्क करने की अब तैयारी पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ जो कागजी कार्रवाई थी वो भी मेरठ पुलिस ने पूरी कर ली है। बातचीत करने के लिए मेरठ से निखिल हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, जिस तरह से यशपाल की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी इस वक्त चल रही है, कार्रवाई की बात चल रही है, कहां-कहां ऐसी संपत्ति है जिसको लेकर अब पूरी तरह से लेखा जोखा पुलिस ने तैयार कर लिया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि यशपाल तोमर एक बड़ा गैंगस्टर है जिस पर गैंगस्टर लग चुका है और इस पर मैं आपको बता दूं कि ये भूमाफिया है। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े भूमाफियाओं की फेहरिस्त में यशपाल तोमर को शामिल कर लिया गया है और अब तक 153 करोड़ की संपत्ति उत्तराखंड और मेरठ पुलिस ने इसकी कुर्क कर ली है। लेकिन इसके बावजूद अन्य कई और संपत्तियां हैं जो मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, हापुड़ में चिन्हित की गई है और इस पर अब कुर्की की कार्रवाई पूरी करने के लिए कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली गई है। मैं आपको बता दूं कि मेरठ पुलिस ने इस पर 2 मुकदमे दर्ज किए थे जिसमें इसने पुलिस से साठगांठ करके फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे और उन लोगों की संपत्ति हड़प ली थी। और कई किसान भी ऐसे सामने आए हैं जिन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर उनकी जो जमीनें हैं वो कौड़ियों के भाव यशपाल तोमर ने अपने नाम और अपने साथियों के नाम करा ली है। तो ऐसे कई मामले अब उजागर हुए हैं। बिल्कुल, तो एक और गैंगस्टर पर बड़ी तैयारी, उसकी कुर्की करने की तैयारी पुलिस ने कर ली है और बहुत जल्द इस पर काम भी शुरू कर दिया जाएगा पुलिस की तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निखिल, जानकारी देने के लिए। और एटा से खबर लेते हैं जहां पर पुलिस टीम पर हमले का मामला सामने आया है। 2 महिलाओं समेत 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 10 नामजद, 20 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने गई थी टीम जिस पर हमला किया गया लोगों की तरफ से। हमले में एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। उग्र भीड़ ने पुलिस की वर्दी तक फाड़ डाली है। आरोपी को छुड़ाकर ले गए हैं स्थानीय लोग। लोगों ने पुलिस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जब पुलिस दबिश देने पहुंची थी तो वहां पर किस तरह से जो स्थानीय लोग थे उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। 2 महिलाओं समेत 3 आरोपी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। 10 नामजद बनाए गए हैं। 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने गई थी टीम जिस पर हमला किया गया। इस हमले में एसआई समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। वहीं उग्र भीड़ ने पुलिस की वर्दी तक फाड़ डाली है। आरोपी को छुड़ाकर इसके बाद जो स्थानीय लोग थे वो लेकर चले गए। लोगों ने पुलिस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। 2 दिन पहले का ये पूरा मामला बताया जा रहा है जब पुलिस पहुंची थी इस पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पकड़ने के लिए। और खौफनाक बदला, 31 चाकू के बदले 31 गोली। रंजिश की एक ऐसी कहानी है जो पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रखती है। क्या कोई बदला ऐसे लेता है? गोली लगने से जमीन पर गिर चुका था लेकिन बदमाश उसे लगातार गोली मारते रहे। पूरे 31 गोली मारे और फिर वहां से फरार हो गए। आखिर ऐसा क्यों किया? किस बात का इंतकाम लेने आए थे ये बदमाश? जमीन पर खून और हॉस्पिटल के बेड पर गोलियां गिनती फॉरेंसिक टीम। ये गोलियां डॉक्टर शादाब के शरीर से निकली हैं। बुलंदशहर के गुलावटी इलाके में शादाब का क्लिनिक है। चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शादाब दोपहर में अपने क्लिनिक पर मरीज देख रहे थे। हालांकि लोग उन्हें झोला छाप डॉक्टर बोलते हैं। जिस वक्त वो मरीजों को देख रहे थे उसी वक्त यानी 8 मई को अचानक बदमाश क्लिनिक पहुंचते हैं।
और शादाब पर अंधाधुंध गोलियां दाग देते हैं। शादाब कुछ समझ पाता तब तक एक के बाद एक कई गोलियां मार दी गई। शादाब की हत्या के बाद अपराधी फरार हो गए। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि उसके शरीर में कितनी गोलियां मारी गई। शुरू में खबर आई कि 12 गोली लगी, लेकिन जब गोलियों की गिनती होने लगी तो पूरी 31 गोलियां मिली। एक एक गोली को पुलिस ने एक जगह रखा। उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो आपके सामने है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बुलंदशहर की पुलिस ने उस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और इस हत्याकांड की एक एक कड़ी को जोड़ने लगी। सर, कैसे कथित डॉक्टर की हत्या हुई थी, क्या पूरा मामला था? देखिए, डॉक्टर शादाब के नाम से झोला छाप डॉक्टर हैं जो चर्म रोग आदि का इलाज गुलावटी कस्बे में क्लिनिक खोल के करते हैं। ये जनपद हापुड़ के कुराना गांव थाना हाफिजपुर के रहने वाले मूल निवासी हैं। और इस हत्याकांड ने पुलिस महकमे को बड़ी चुनौती दे दी है। पुलिस ने भी तुरंत मामले की जांच शुरू की और डॉक्टर के परिवार के इतिहास को खंगालने लगी। पुलिस जब जांच कर रही थी तो चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस ने जांच शुरू किया तो मामला समझ में नहीं आया। डॉक्टर की किसी से दुश्मनी नहीं थी। डॉक्टर ने ना तो किसी का नुकसान किया था, लेकिन पुलिस के मन में ये सवाल था कि आखिर में इतनी गोली कौन मार सकता है। पुलिस ने हर एंगल को खंगाला, लेकिन डॉक्टर की किसी से सीधी दुश्मनी नहीं मिली। फिर परिवार के लोगों के बारे में जानकारी जुटाई गई, हर सदस्य के बारे में पता किया गया और इसके बाद मामले में पुलिस को एक क्लू मिला। इनका छोटा भाई राकिब, उसने अपने उसी गांव के रहने वाले एक मित्र की हत्या कुछ महीने पूर्व लगभग 31 टुकड़ों में काट करके शव को जमीन के भीतर दफना करके किया था, जिसमें वो जेल में है। और इसी का बदला लेने के लिए बदमाशों ने डॉक्टर को 31 गोली मारी। पुलिस ने बताया कि डॉक्टर का सगा भाई राकिब ने 18 मार्च को इरफान की हत्या की थी। हापुड़ के हाफिज नगर में काट काट कर मार डाला। इरफान के 31 टुकड़े किए गए थे और 31 टुकड़ों को दफना दिया था। पुलिस ने उस मामले में डॉक्टर के भाई राकिब को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल राकिब डासना जेल में बंद है। और उसी घटना के प्रतिशोध को पूरा करने के लिए उसके भाइयों के द्वारा ये घटना कारित की गई है और ये 2 स्कूटी पे 4 लोग आए हैं। आने के बाद इन्होंने अंदर क्लिनिक में प्रवेश किया। आसपास के लोगों को लगा कि कोई पेशेंट है जो दिखाने आया है। इसके बाद घटना करके स्कूटी से आगे निकल गए और फिर रास्ते में इन्होंने एक कार का सहारा लिया और उस कार से बाहर भाग गए। इरफान के भाई मार्च से बदला लेने के लिए प्लान बना रहे थे, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे थे। काफी दिनों तक शाकिब के जेल से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन बदला लेने के लिए इतना बेताब थे कि इरफान के भाइयों ने राकिब के डॉक्टर भाई की बेरहमी से हत्या कर दी। देखिए, इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। चूँकि इतनी अधिक गोली चलाने की आवश्यकता नहीं थी और बहुत संभव था कि 1 या 2 गोली में ही उसकी मृत्यु हो जाती। वाइटल पार्ट्स पे गोलियां लगी थी, लेकिन जिस तरह से इरफान की हत्या हुई थी उसके 31 टुकड़े शरीर के किए गए थे, जो हापुड़ जनपद में घटना हुई थी। तो ऐसा प्रतीत होता है कि चूँकि 31 टुकड़ों में शरीर को काटा गया था अभियुक्त राकिब के द्वारा, जो कल का मृतक है इसके छोटे भाई के द्वारा, तो संभवतः उसी प्रतिशोध में इन्हें लगा होगा कि हम भी उतने ही चोट इसको पहुंचाएं और इसलिए आवश्यकता से अधिक गोली उसके ऊपर चलाई गई। पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली है। उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दबिश दी जा रही है। कई टीम उनके पीछे पड़ी है, लेकिन अभी तक वो पुलिस के गिरफ्त से दूर है। और हमारी टीम बहुत करीब है। बहुत जल्द ही हम अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लेंगे। काफ़ी जानकारी उनके पास है और इसके अलावा भी अगर किसी की इसमें साजिश और लोगों के सम्मिलित होने की बात आती है तो उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।
तो देखिए, साफ तौर पे एसएसपी संतोष कुमार सिंह जी का भी कहना है कि आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया, लगातार पुलिस की दबिश जारी है और जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। कैमरामैन आंसू के साथ प्रशांत कुमार, न्यूज़ 18, बुलंदशहर। और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। हेलो, स्वागत है आप सभी का ज़िप पे और न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में, और मैं हूं आपके साथ विभा। इससे पहले हमने अल्टकॉइन पर चर्चा की है। आज हम बात करेंगे एक रिलेटेड एस्पेक्ट्स अल्टकॉइन सीजन्स की। अल्टकॉइन सीजन वो पीरियड है जब नॉन बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसीज, जिन्हें अल्टकॉइन कहा जाता है, वो बिटकॉइन से बेहतर परफॉर्म करें। जैसा कि आप जानते हैं कि बिटकॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है और दुनिया भर में वाइडली ट्रेड की जाती है। ये क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में इतने बड़े ट्रेडिंग वॉल्यूम को कमेंट करते हैं कि एक वेल नोन मैट्रिक है जो बीटीसी की तुलना नॉन बीटीसी क्रिप्टो करेंसीज से करता है। बिटकॉइन डोमिनेंस नामक ये मैट्रिक बिटकॉइन और रेस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट कैप के रेशियो को दर्शाता है। एक समय में मार्केट पर बिटकॉइन का डोमिनेंस 100% था, लेकिन अल्टकॉइन की पॉपुलैरिटी ने बिटकॉइन के डोमिनेंस को प्रभावित किया है। तो जब अल्टकॉइन का मार्केट कैप बिटकॉइन से बेहतर होने लगता है, तब अल्टकॉइन सीजन की शुरुआत होती है। अल्टकॉइन सीजन क्यों होता है? जब बिटकॉइन की प्राइस स्टेबल हो जाती है और इन्वेस्टर बेटर प्रॉफिट के लिए दूसरे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करता है। एनएफटीएस और डेफी जैसे बदलते ट्रेंड्स 2020 में डेफी, 2021 में एनएफटीएस और इस साल वेब 3.0 ट्रेंड में है। बदलते ट्रेंड की वजह से बिटकॉइन की जगह अल्टकॉइन की मांग बढ़ जाती है और ऐसे में अगर अल्टकॉइन का मार्केट कैप बढ़ने लगे तो अल्टकॉइन सीजन आ जाता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। टेक केयर एंड गुड बाय। ज़िप पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट